हेलो स्टूडेंट्स माधव एजुकेशन की चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पे डे 1 आउट ऑफ 120 डेज के चैलेंज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करें तो 120 दिन तक लगातार हम नीट के लिए कोई ना कोई टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में कवर करने का ट्राई करेंगे। डन। और यहाँ पे मैं 11th का चैप्टर नंबर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वो चैप्टर यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा। ध्यान देना यहाँ पे। तो हायर प्लांट्स का मतलब क्या हुआ? एंजियोस्पर्म की यहाँ पे हम बात करेंगे। किस प्लांट्स की? एंजियोस्पर्म की यहाँ पे हम बात करेंगे। प्लांट्स के बारे में बात करें तो मोस्टली प्लांट्स कैसे होते हैं? तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना पाए उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। ऑटो यानी कि सेल्फ मेड, ट्रॉपिक यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना पाए, वैसे प्लांट्स के बारे में आज यहाँ पे हम बात करेंगे। द ग्रीन प्लांट्स मेक और synthesize the food they need through the photosynthesis and are therefore called autotrophs। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे और विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे वो अपना फूड बनाएंगे। और ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। The other organisms that depend on the green plants for the food are called heterotrophs। heterotrophs यानी कि क्या? कि जो फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, इसको हम बोलेंगे heterotrophs। तो फोटोसिंथेसिस इज वन टाइप ऑफ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। याद रखना, कहीं पे अगर फोटोसिंथेसिस की वजह एमसीक्यू में फिजियोकेमिकल प्रोसेस अगर लिखा हो तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही हो, वैसे समझना। दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि लाइट एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ करेंगे। कौन? ग्रीन प्लांट्स। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक यानी कि वन टाइप ऑफ सिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। इट इज़ अ एंडोजर्निक प्रोसेस बिकॉज द लाइट एनर्जी इज यूज्ड। एंडोजर्निक प्रोसेस यानी कि जहाँ पे एनर्जी यूज होती हो, और यहाँ पे लाइट एनर्जी यूज हो रही है, इसीलिए इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एंडोजर्निक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ वन टाइप ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस। याद रखना, यहाँ ए दूसरा नाम आया, पहला नाम ये था फिजियोकेमिकल प्रोसेस, और ये ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस वो भी एक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस ही है। फोटोसिंथेसिस इज वन टाइप ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस। H2O की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और H2O से 2H प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होंगे। और CO2 की बात करें तो यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, और CO2 से C6H12O6 यहाँ हमारा मेन प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज बनेगा, और O2 इज अ वन टाइप ऑफ बाय प्रोडक्ट बनेगा। याद रखना, O2 कोई हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं था। प्राइमरी प्रोडक्ट तो हमारा था ये मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज, लेकिन बाय प्रोडक्ट ये O2 बन गया है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ H2O और रिडक्शन ऑफ CO2 होता है। याद रखना, H2O का ऑक्सीडेशन और CO2 का रिडक्शन होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो सोर्स ऑफ फूड, यानी कि ग्रीन प्लांट्स में तो जो फूड है ओनली फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनेंगे, और O2 पता है हमें प्राणवायु कहलाता है, तो वो भी यहाँ पे बनेगा। सोर्स ऑफ O2 एंड सोर्स ऑफ फूड दोनों फोटोसिंथेसिस से ही बनेंगे। आगे बात करें एक्सपेरिमेंट्स में तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ये लीफ है, यहाँ पे अगर लाइट आएगी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी ग्रीन प्लांट में, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल होगा। अगर ग्लूकोज फॉर्म हुआ तो सीधी बात है यहाँ पे स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगी। स्टार्च टेस्ट क्या है भाई, पता है ना? स्टार्च टेस्ट जो है हम आगे बात करेंगे। आयोडीन और स्टार्च मिलके एक ब्लूइश या फिर ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पे ही लिखा है। अगर हम यहाँ पे इस जो लीफ है वहाँ पे कोई ब्लैक पेपर यहाँ पे रख दे तो इस पार्ट में यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं होगी? क्योंकि भाई यहाँ पे लाइट मिल ही नहीं रही है। अगर नो लाइट इन दिस पार्ट तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा। ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा। तो स्टार्च टेस्ट कैसे आएगी भाई? नेगेटिव। याद रखना, 10th में पढ़ा था, फिर से एक बार हमने रिवाइज कर दिया। देखो यहाँ पे स्टार्च और आयोडीन मिलके क्या बनाएंगे? ब्लैक और ब्लू कलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्लैक या फिर ब्लू एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कंक्लूजन क्या है? बराबर। रिजल्ट क्या है? हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखे? तो लाइट इज द इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होगी। दूसरा है KOH एक्सपेरिमेंट। KOH नाम बताओ भी, क्या है KOH का फुल फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में। डन।
तो यहाँ पे अगर ये प्लांट देखे तो अगर यहाँ पे कोई एक बॉटल रख दे और बॉटल में KOH भर दे, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर यहाँ से पूरा CO2 KOH एब्जॉर्ब कर लिया तो सीधी बात है CO2 नहीं है तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो स्टार्च भी नहीं बनेगा और स्टार्च टेस्ट जो है नेगेटिव आएगी। याद रखना स्टार्च टेस्ट कैसी आएगी भी, नेगेटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो लीफ खुला है, ओपन लीफ में CO2 अवेलेबल होगा एटमॉस्फेयर में, तो सीधी बात है फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बना है तो भाई स्टार्च भी तो बनेगा, स्टार्च बना है तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव, याद रखना। यानी कि ये दो एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या सीखा, पहले एक्सपेरिमेंट्स में सीखा कि लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या सीखा, CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। थर्ड जो है, जोसेफ प्रिस्टली ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, डिस्कवर्ड O2 इन 1774। याद रखना भाई ये साल पूछ सकते हैं, नीट में एक बार आ भी चुका है। जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था, कब, 1774 में। ही परफॉर्म्ड द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट लाइक द बेल जार एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होंगी इस एक्सपेरिमेंट्स की, तो एक होगा मिंट प्लांट, दूसरा बेल जार, माउस और बर्निंग कैंडल, ये सारे रिक्वायरमेंट्स है। सेटअप 1 उसने लगाया, सेटअप 1 में क्या किया भाई, ये बेल जार लिया, उसके अंदर एक जलती हुई मीनबत्ती और ये एक माउस को रख दिया, और थोड़ी देर बाद ये जो मीनबत्ती हमारी कैंडल है वो भी बुझ गई और माउस भी मर गया, डेड हो गया, बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर बेल जार के अंदर की एयर क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको खराब कर दिया था। तो प्रिस्टली ऑब्जर्व्ड दैट द कैंडल बर्निंग इन द बेल जार सुन एक्सटिंग्विश्ड यानी कि बुझ गई, एंड माउस वुड सफोकेट इन द क्लोज स्पेस, यानी कि जो चूहा था वो भी सफोकेट करने लगा अंदर। डन। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से सेटअप 1 में से, तो बर्निंग कैंडल और द एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर, यानी कि जो बर्निंग कैंडल है या फिर उसके अंदर जो रखा हुआ एनिमल है, बोथ यानी कि दोनों करते क्या है, बेल जार के अंदर के एटमॉस्फेयर में कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज यानी कि CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। डन। सेटअप 2 के बारे में बात करें तो सेटअप 2 में क्या है भाई, ये कैंडल तो रखी है, माउस भी रखा है, लेकिन यहाँ पे एक मिंट प्लांट ऐड कर दिया बेल जार के एक्सपेरिमेंट्स में। डन। When the mint plant is placed in the bell jar, the mouse stay alive and the candle continue to burn। यानी कि यहाँ पे प्लांट रखा तो ये जो कैंडल CO2 और माउस जो था CO2 प्रोड्यूस कर रहे थे वो कंज्यूम कर रहे थे ये मिंट प्लांट, और यहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था कि जो कंज्यूम कर रहा था ये कैंडल और ये माउस। समझ में आ रहा है, यानी कि पूरा एक इकोसिस्टम अंदर ही अंदर बन गया था। Priestley hypothesized the plants restore to the air whatever breathing animals and the burning candles remove. He revealed the essential role of air in the growth of the green plants। आगे बात करें जॉन इंजिन हाउस के बारे में, तो यूजिंग अ सिमिलर सेटअप यूज्ड इन द प्रिस्टली बट वंस इन द डार्क एंड द वंस इन द सनलाइट, यानी कि प्रिस्टली के जैसा ही इसने एक सेटअप तैयार किया, और लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या किया, तो उसने एक बार सनलाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा। डन। ये पूरा सेटअप। सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सनलाइट होगी तभी होगी, और फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट क्या थे हमने आगे देखा, तो O2। डन। एंड समहाउ प्यूरिफाइज द एयर, यानी कि O2 प्रोड्यूस होने से एयर जो है प्यूरिफाई हो रही है। फाउल्डेड बाय द बर्निंग कैंडल्स एंड द ब्रीदिंग एनिमल्स, यानी कि जो ब्रीदिंग एनिमल्स है वहाँ से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और वो कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, O2 कंज्यूम कर रहे हैं कैंडल और माउस। डन। ये जॉन इंजिन हाउस ने क्या किया था कि भाई यहाँ पे एक अंदर एक प्लांट रखा और प्लांट के ऊपर उसने एक फनेल और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, तो डार्क में रखा तो फिर यहाँ पे कोई बबल आया ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही इस सेटअप को लाइट में ले गया भाई, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई तो सीधी बात है ग्लूकोज प्लस O2 बनेगा और O2 जो है बबल के फॉर्म में ऊपर आएगा। लाइट इज द एसेंशियल फॉर द O2 बबल फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे इसने क्या कंक्लूजन निकाला भाई, लाइट इज एसेंशियल फॉर द O2 बबल फॉर्मेशन। किसने बताया था भाई, जॉन इंजिन हाउस में साइंटिस्ट के नाम याद रखना भी नीट में आ सकते हैं। इन 1854 द जूलियन वॉन सेज प्रोवाइड द एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज व्हेन द
प्लांट ग्रो, यानी कि ग्लूकोज प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ऐसा जूलियन वॉन सेच ने एक्सपेरिमेंट किया। स्टोर्ड एज अ स्टार्च, स्टार्च इज अ वन टाइप ऑफ होमोपोलीसेकेराइड, याद रखना स्टार्च इज अ वन टाइप ऑफ होमोपोलीसेकेराइड, स्टार्च इज अ वन टाइप ऑफ होमोपोलीसेकेराइड। डन। एमाइलोज की बात करें तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों जो है मिलके स्टार्च बनाएगी, क्या बनाएंगे भी, स्टार्च बनाएगी। याद रखना स्टार्च इज स्टोर्ड इन द ल्यूकोप्लास्ट। चलो बताओ ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे आया था, क्लोरोप्लास्ट में अरे सॉरी कमेंट सेक्शन में बताओ ल्यूकोप्लास्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था। डन। सुक्रोज इज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म, यानी कि ग्लूकोज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा रे बाबा ये सुक्रोज में। डन। द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक बॉडी, कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में। समझ में आया। डन। आगे देख ले TW एंजिलमैन एक्सपेरिमेंट्स ऑन द क्लेडोफोरा, यानी कि क्लेडोफोरा वन टाइप ऑफ फिलामेंटस ग्रीन आल्गी, याद रखना ये कौन से चैप्टर में हमने पढ़ा था, बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। डन। उसके साथ साथ प्रिज्म और सस्पेंसर ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया, ये सारे भी लिए, क्यों एरोबिक बैक्टीरिया के भी O2 बना कि नहीं बना, ये डिटेक्ट करने के लिए TW एंजिलमैन ने ये एरोबिक बैक्टीरिया लिया था, कल्चर उसका लिया था, वही याद रखना। Which scientist is used suspension of aerobic bacteria to detect the O2 presence, तो आंसर आएगा TW एंजिलमैन। डन। लील कौन सी थी, जो ग्रीन आल्गी कौन सी थी, तो क्लेडोफोरा, याद रखना। कौन से टाइप की थी, फिलामेंटस। एक्सपेरिमेंट क्या किया था भाई ने, तो भाई ने सबसे पहले तो ये वाइट लाइट ली, फिर ये एक प्रिज्म लिया, फिर पता है ना भाई प्रिज्म तो क्या करेगा, वाइट लाइट को वीबग्योर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये 7 जो कलर है उसमें डिवाइड कर देगा वीबग्योर। PAR यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेंज, भाई नाम याद रखना PAR का, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेंज, यानी कि जो 400 to 700 जो नैनोमीटर वाली जो लाइट है उसको हम बोलेंगे PAR। क्या बोलेंगे भाई, PAR। कौन सी ग्रीन अलगी यूज़ की थी, क्लेडोफोरा, तो यहाँ पे क्लेडोफोरा अलगी रखी और 1 2 3 4 5, यानी कि ये अलगी है मैक्सिमम 400 to 500 में और 500 to 600 में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करती थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लू और रेड लाइट थी। समझ में आया। हाँ। आफ्टर द O2 इवॉल्व द बैक्टीरिया एक्यूमुलेट इन द 400 to 500 and 600 to 700 नैनोमीटर, यानी कि देखो भाई जहाँ पे क्लेडोफोरा ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगी वहाँ पे ज़्यादा O2 बनेगा, जहाँ पे ज़्यादा O2 बनेगा वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे। समझ में आ रहा है। और वो कहाँ पे हुए थे, 400 to 500 and 600 to 700, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लू लाइट एंड रेड लाइट थी भाई साहब, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट थी। कंक्लूजन क्या निकला, द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड इन द रेड एंड द ब्लू रीजन ऑफ द लाइट। याद रखना द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो था वो भी इसने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था, क्लोजली रिजेंबल्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पेक्ट्रा एंड द क्लोरोफिल ए एंड बी। द क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। याद रखना क्लोरोफिल ए जो है भाई है भाई, यहाँ का भाई, किसका, मतलब फोटोसिंथेसिस का। अगर क्लोरोफिल ए होगा तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी कि क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स, ये सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कहाँ यानी कि कितनी रेंज में ज़्यादा एक्टिव थे, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा ये क्लोरोफिल बी एक्टिव है भाई। ये कौन सा, क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कहाँ पे, 400 to 500 एंड 600 to 700। और उससे पहले हम देखें, सॉरी उसके बाद अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ए आएगा, उससे थोड़ा कम एक्टिव होगा 400 to 500 में और 600 to 700 में। डन। आगे बात करें तो ये जो कैरोटीनॉइड्स है भाई ये तो ओनली 400 to 500 में ही एक्टिव था, आगे तो एक्टिव है ही नहीं। याद रखना कौन सा पिगमेंट 600 to 700 में एक्टिव है ही नहीं, एब्जॉर्प्शन करता ही नहीं है, तो ये कैरोटीनॉइड्स। कौन सबसे ज़्यादा करता है, क्लोरोफिल बी। कौन मॉडरेट रेट में करता है, क्लोरोफिल ए। डन। याद रखना ये सारे MCQs में आ सकते हैं। आगे बात करें तो O2 रिलीज, सीधी बात है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी यानी कि 400 to 500 नैनोमीटर में और 600 to 700 नैनोमीटर में, तो वहाँ पे O2 ज़्यादा बनेगा, O2 ज़्यादा बनेगा। डन। याद रखना। फिर देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन, सीधी बात है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा लाइट का वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा।
जहाँ पे कम एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, जहाँ पे फिर से यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ फिर से यहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई। समझ में आया ना भाई, ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और मेन कौन है भाई, पहला तो CO2, दूसरा है लाइट, तीसरा है पानी H2O। डन, यहाँ पे ध्यान दो। 15 मिनट हो गए भाई, आगे हम ये साइंटिस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बराबर। कार्नेलियस वान नील नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सी यू सून अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा वीडियो।